कल वाली फाइल मिल गई थी मंशा आपको? यस सर। उसमें कर रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कल वाला वर्क कर लिया ना? उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। सर मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक किया। मैं क्लास में ही किया हूँ। 7.1 हो गई पूरी? लास्ट क्वेश्चंस बच रहे हैं, 7 क्वेश्चंस। आपकी हो गई मंशा कंप्लीट? यस सर। ओके। अब कल है आपका एग्जाम? यस सर कल है। तैयारी कैसी है? सर ठीक है। कल के बाद है एग्जाम? ये सर फिजिक्स का है 12 में, फ्राइडे। तो स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे स्कूल? सर फ्राइडे तक तो बंद ही रहेंगे। अच्छा, देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था, तो कल मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेसिक डेफिनेशन आपको बताई। कुछ लिखाया था उसके बारे में? एक डायग्राम बनवाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, उसकी डेफिनेशन लिखाई थी बेसिकली। अगर कोई भी एक्सिलरेटेड पार्टिकल अपने साथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट लेकर चलता है, तो उसी को हम क्या कंसीडर करते हैं कि दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है? जी। तो आज की आपकी हेडिंग है इसमें यस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे साथ साथ ही, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है? यस सर। क्लियर? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लिख रहे हैं रेहान आप? जी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हेडिंग डालने के बाद में आप कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखिएगा। और देखो यहाँ से न्यूमेरिकल आता है कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉर्मल 2 नंबर में पूछता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड और एन ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल। ठीक है?
पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। These waves do not require any medium to travel। ठीक है, इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ट्रैवल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, फॉर प्रोपागेशन। साथ के साथ ही लिखते रहिएगा। थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। अब ये स्पीड ऑफ लाइट होती है कितनी, तो बताएगा मुझे कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस? 3 × 10⁻⁸ कितनी होती है रेहान? 3 × 10⁻⁸ बेसिकली सी की जो वैल्यू आती है, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो वो आती है 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के अराउंड। लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेट करके सी की वैल्यू सीधे सीधे लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, जी। नोट कर लीजिए आप, दोनों बातें लिख लीजिएगा। ये आती कहाँ से है मैं आपको ये भी बताता हूँ। पूरा प्रूफ है इसकी वैल्यू आने का। एक मिनट में जरा इसको रिफ्रेश करूँ, ये मुझे लग रहा है कोई दिक्कत कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी के लिए लिखिएगा कि सी की जो वैल्यू आती है वो बराबर होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन। अब इनकी वैल्यूज आपको पता है कि म्यू नॉट क्या होता है। म्यू नॉट आपका होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनकी वैल्यूज पता है आप लोगों को कितनी कितनी होती है परमिएबिलिटी की और परमिटिविटी की? 4 पाई इंटू 10 टू द टेन की माइनस पावर 7। 7 -7 और इसकी और होती है उसका 8.85 इंटू 10 की पावर -12। -12। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को आप चाहे तो यहाँ पुट करके देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ सर ये पुट पूछते करोगे हैं क्या कि ये सी कैसे आया?
हाँ हाँ पूछते हैं, वो ड्राइव कराऊंगा आगे। इसको जब सॉल्व करोगे ना आप दोनों को, तो ये आएगा इसी के बराबर, ये 2.98 के अराउंड आएगा। जब इसको लिख लो तो मुझे बताना कि लिख लिया। लिखा। नो एक यस सर। अब मैं लिखा रेहान। एक सेकंड। जी। अब देखिए आपने एक चीज समझी होगी इससे पहली क्लासेस में या कभी, ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, एक तो आपके पास है वैक्यूम, और एक आपके पास है कोई मीडियम। कोई भी हो सकता है, एयर। एयर को ऑलमोस्ट मीडियम नहीं मानते हम, वैक्यूम में मानते हैं। मान लो ये वाटर वगैरह है कुछ। तो आपको पता है मीडियम इंट्रोड्यूस होने के बाद, अगर इसमें बात करूंगा परमिएबिलिटी की वैल्यू, तो वो आएगी म्यू नॉट और एप्सिलॉन। लेकिन अगर इसमें बात करूंगा तो वो आएगी म्यू और एप्सिलॉन। बेसिकली ये होता क्या है, म्यू आपकी परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी इन अ मीडियम। इसी मीडियम में परमिएबिलिटी होती है, और एप्सिलॉन जो होता है ये भी परमिटिविटी होती है इन अ मीडियम। और आपको इस चीज का आइडिया पहले चैप्टर में लगा होगा कि मीडियम के साथ साथ आपके फोर्स जो है वो चेंज होते हैं। मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, पता है ये वाली बात या नहीं? जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका मीडियम डिपेंडेंट होता है। सुना है ऐसा कुछ? यस सर। हाँ क्यों भाई रेहान, सुना है ऐसा कुछ? शायद। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम क्या होगी, तो स्पीड को आप ऊपर सी लिख कर आए हो, लेकिन यहाँ लिखना वी। और वी बराबर होगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है ना? जी। तो ये एक फार्मूला है आप किसी भी मीडियम के लिए निकालने के लिए, तो आप ये लिखिएगा फॉर एनी मीडियम। ठीक है ना? जी। लिख लिया था वो? हाँ। हाँ, मन से यस। लिखा था। यस सर। कुछ भी अगर छूट जाए, मेरी आवाज नहीं आए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है नेटवर्क इशू हो जाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? अब देखो, आपने देखा कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, या कह लीजिए लाइट हटाइए, यहाँ लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफरेंट इन दी
डिफरेंट मीडियम। टाइम आ गया है, वेट कर दो भाई, अपडेट अपडेट कर दो। Yes, yes, yes. देखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम के अंदर। तो आपने लिखा कि अगर आप फ्री स्पेस की बात करोगे और अगर आप किसी मीडियम के लिए बात करोगे तो होगा क्या? फ्री स्पेस और फॉर एनी मीडियम, नंबर वन आपने सी निकाला जो कि बराबर था 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। यहाँ पर आपका वी आता है, वी बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो जितनी स्पीड आपकी फ्री स्पेस में आएगी मीडियम के अंदर वो वैल्यू कम ही होगी। तो उसके लिए लिखिएगा स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लेस देन सी। हमेशा कम होगी सी से। अगर आप किसी मीडियम में जाओगे लेकर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सी की स्पीड से कम ही आएगी। ठीक है, जी सर। नोट कर लीजिए इसको, फिर बताइएगा। डालिए। जी। किया मंशा? यस सर। यस सर। जी। यस सर, लिख लिया। अब देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा थोड़ा सा। वेक्टर बेसिकली क्या होता है? आप आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर जब करते हो तो आपको के वेक्टर मिलता है। मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? आपका ये है आई वेक्टर, ये है जे वेक्टर। तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो के वेक्टर की तरफ मिलेगी। बेसिकली ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर एक चीज इधर जा रही है तो दूसरी चीज आपकी ऊपर जा रही है, तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी ना तीसरी चीज की, वो इधर की तरफ आएगी। मानते हैं इस बात को? जी। और इसी डायरेक्शन को यस। आपने कल बनाया था कि आपने 3 डायरेक्शन ली। ये आपकी एक्स, ये आपकी वाई, ये जेड। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट था जो वाई के अलोंग चेंज हो रहा था। एक आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट था जो कह लीजिए जेड के अलोंग चेंज हो रहा था। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो आपका पार्टिकल तो एक्स के अलोंग जा रहा था। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट किसके अलोंग चेंज हो रहा था? एक्स की तरफ। आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वो जेड की तरफ। लेकिन आप एक्स नहीं, ये वाई था। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन आया किधर आया? वो आया एक्स की तरफ। इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करते हैं बेसिकली कुछ कुछ वेक्टर प्रोडक्ट की तरह काम करती है ऑफ द टू वेक्टर। तो उसके लिए आप अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा
द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर ऑलवेज लेस ऑलवेज लेस टेल्स जाएगा नहीं जाएगा। ए, तो टाइम दे देगा। आर ऑलवेज टेल्स अस होता है। ये बात को गुस्सा इंटरनेट फैसिलिटीज। देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको जो बताएगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आपकी, वो बेसिकली मान लो कि उसकी वैल्यू है 4 i कैप, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नहीं होती, वो होती 3D में ही। लेकिन जो बी है आपका, उसको मान लो कि ये है 5 j कैप। तो इस चीज को कंफर्म रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मुझे मैग्नीट्यूड का तो अभी नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आपका जो डायरेक्शन आएगा वो के की तरफ आएगा, ये कंफर्म। ये बात समझ में आई? जी। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप। इससे ऊपर वाले सारे पॉइंट लिख लिए थे? जी। यस सर। लिख लीजिए, लिख कर ये वाला पॉइंट। लिखा? जी। यस सर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बीइंग अनचार्ज। इसका जो एक्शन होता है वो अनचार्ज की तरह ये काम करती है। अनचार्ज एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, या कह लीजिए ब्रैकेट में अनडिफ्लेक्टेड, बाय द एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि आपका चार्ज पार्टिकल है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या फिर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा
तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इन्फ्लुएंस में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये अनडिफ्लेक्टेड रहती है, मतलब अपने पास से भटकती नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जरूर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। किसने इंफ्रारेड थ्योरी ली है, थेरेपी? कौन सी? इंफ्रारेड थेरेपी। रेड लाइट थेरेपी जो होती है। इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो क्या करती हैं, एक डिफरेंट लेवल का टेम्परेचर आपकी बॉडी का पहुंचा देती हैं। तो आपको उस पे इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेटाया जाता है और आपकी बॉडी में से उनको पास कराया जाता है, ताकि मेनली क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स है ना, उनके अंदर अगर फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा ब्लड का, तो वो इंफ्रारेड रे होती है, रेज, वो उस फ्लो को आसान कर देती है। उस टाइम के लिए क्या करती है, वो आपके ब्लड की, ये कह लीजिए, विस्कोसिटी के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करती है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, विस्कोसिटी आपको जानते हैं विस्कोसिटी क्या होती है? 11th में पढ़ा था। आप जानती हैं बेटा? यस सर। अच्छा, क्या होती है? डेंसिटी पर डिपेंड है इसका फ्लो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। विस्कोसिटी बेसिकली होता है, अगर दो लेयर फ्लो कर रही है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, तो ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर रेजिस्टेंस लगाती हैं। इसी नेचर ऑफ फ्लूइड को बोला जाता है विस्कस फ्लूइड या विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी के साथ क्या होता है, अगर आप उसको हीट करोगे, तो हीट करने पे लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो है, म्यू से दिखाते हैं, वो कम हो जाती है। ये वो म्यू नहीं है जो पीछे लिखा है मैंने, ये अलग म्यू है। नॉर्मली अगर कुछ समझना है ना, नॉर्म सिंपल लैंग्वेज में ये बताओ मुझे, चाशनी देखिए आप लोगों ने, चाशनी, हाँ। चाशनी समझते हो? यस सर। शुगर को पानी में घोल देते हैं। तो आप ना जी। एक चीज देखना कि आप उसको हीट करो, वो थिक हो जाएगी। करते रहोगे थिक हो जाएगी। फिर जब उसको कूल करोगे ना, तो वो और ज्यादा थिक हो जाएगी। देखा है कभी? भाई, यस सर। गरम क्यों खाते हैं? रसगुल्ला खाते हैं या गुलाब जामुन होती है, गरम करके खाते जी। हैं। क्यों खाते हैं? अगर ठंडी खाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली ठंडी अगर आप खाओगे, तो जो उसका सीरप है ना, शुगर सीरप जो है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से वो उसके अंदर कंजेस्टेड होता है, प्रॉपर तरीके से आपका फ्लो नहीं करेगा, उसके अंदर लिक्विड नहीं जा पाएगा, तो आपको उतना ज्यादा अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए आप क्या करते हो, पहले उसकी चाशनी को या शुगर सिरप को आप गर्म करते हो। गर्म करने से आप देखना जो गाढ़ा था वो थोड़ा पतला होने लगता है। होता है ऐसा कुछ? जी। क्यों भाई? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ इसलिए मत बोलो यस सर, अगर होता है तभी बोलना। जी होता है। तो विस्कोसिटी चेंज होती है, तो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी बॉडी से पास कराकर आप उसके ब्लड से भी क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी को वेरी करा लेते हैं। अब ये बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है, मेनली उसका एम कुछ और होता है, आपकी बॉडी को हीट करने का उसका एम कुछ और ही होता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी in the electromagnetic wave is divided equal between electric and magnetic field vector. The energy in the electromagnetic wave
energy in the electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field vector. Electric and magnetic field vector. ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में किस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी को लिखते हैं यूई और ये बराबर है यूबी के। एनर्जी कैसे निकालते हैं आप, इन केस ऑफ दिस और इन केस ऑफ दिस। उसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है ना। ये दोनों चीजों को आप कंपेयर करो तो हाफ से हाफ कट जाएगा, आपके पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, अभी यहाँ पे सब नंबर आएगा। अब इस स्क्वायर को जब आप इधर ले जाओगे तो ये इन टर्म्स ऑफ रूट भी आ जाएगा, विच इज म्यू नॉट और एप्सिलॉन। आपको पता है आपने एक चैप्टर पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए मैं साइड से बता देता हूँ। एक डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेसिकली काम क्या करता है, ये एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने का काम करता है। एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेट का मतलब सिंपली आप एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ा रहे हो, जिस डिवाइस से बढ़ाते हो उसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। तो क्या होता है, नॉर्मली ये चार्ज पार्टिकल अपनी वेलोसिटी एक टाइम पे जाके कांस्टेंट कर लेता है, तो वहां से हम निकालते हैं v इज इक्वल्स टू एक वेलोसिटी सिलेक्टर कंपोनेंट होता है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन अपॉन बी। ये भी मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आता है। आपका लगातार जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको निकालते हैं आप Q इंटू ई से, और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसको निकालने का तरीका होता है Q इंटू वी इंटू बी। ये दो फॉर्मूले होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, मैं यहीं से निकाल सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ। देखो, आप मान लो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर उतना ही मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि आपने पिछले पॉइंट में लिखा है कि जो एनर्जी है वो इक्वल है। एनर्जी इक्वल को यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का फोर्स भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखोगे, उसका फॉर्मूला होगा Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का होगा Q इंटू वी इंटू बी। तो Q से Q कैंसिल, तो आपका वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अभी ये ई यस सर। ये ई अपॉन बी को मैं लिख सकता हूँ। पहले तो देखो फॉर्मूला ध्यान रखना, रेशो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इसके बराबर। अब आपको पता है कि आपका ई अपॉन बी जो है वो वी के बराबर है, तो यहाँ आप लिखिएगा फ्रॉम साइड इक्वेशन आपका जो वी होता है वो बराबर होता है ई बाय बी के, और ये बराबर होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। अब अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व इन दी सेंस, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट विच इज
4 pi into 10 to the power minus 7 and the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12। इसको सॉल्व करो यहाँ रख के। तो जो आपका v है वो आ जाएगा e बाय b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट न्यू नॉट की जगह क्या लिखूंगा उसकी वैल्यू, यानी कि 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और इसको मल्टीप्लाई करना है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक है, करके देखते हैं क्या आएगा। तो फाइनली जो आपका v है, आप लोग भी करो मैं भी करके देखता हूँ। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप 4 इंटू पाई करो और उसको मल्टीप्लाई करोगे 8.85 से, जो भी आएगा उसकी पावर ले लो 1/1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जो भी आ रहा है उसका ले लो रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने के बाद बड़ी वाहियात वैल्यू आती है। सही वैल्यू लिखी है आपने पाई की, ये पाई कह रहा हूँ 4 पाई, जाऊँ दोबारा कर 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट 4 इंटू पाई इंटू 8.85 की पावर 1 डिवाइड। कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, ये 4 पाई नहीं होता मेरे ख्याल से, 4 पाई ही होता है। ये सही लिखी है मैंने वैल्यू क्यों भाई, जो यहाँ लिखी हुई है। जी। सही है तो वैल्यू से आंसर आना चाहिए। देखता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। इसकी तो सही लिखी है 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 10 टू द पावर माइनस 2। अरे 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 ठीक है ठीक है। पावर जो है ना ये कितनी है, -7, ये 12, माइनस का ऑब्वियस हो जाएगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, सही कर रहा था। बेसिकली 4 2 पाई इंटू 8.85 इंटू ब्रैकेट में 10 टू दी पावर -7 इंटू ब्रैकेट में 10 टू दी पावर -12। ये आ रहा है, इसका लूंगा रेसिप्रोकल, उसकी पावर लूंगा जो भी आएगा उसकी पावर -1/2।